नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ और आज बोल बेधड़क में बात होगी कल पेश होने वाले बजट की। कल यानी 1 फरवरी को देश का आगामी बजट पेश होने वाला है, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार का बजट पेश करेंगे और इस बजट में कई खास ऐलान होना तय माना जा रहा है। टैक्स पेयर्स से लेकर किसान, महिलाएं और युवाओं के लिए बजट में कई सारे तोहफे सरकार दे सकती है। वहीं दूसरी ओर बजट सत्र के पहले ही दिन राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच तल्ख जुबानी जंग यहां देखने को मिली। तो संसद की जब कार्रवाई शुरू हुई उस दौरान तल्ख जुबानी जरूर थी, लेकिन कल बजट को लेकर सभी का रिएक्शन किस तरीके का रहेगा ये देखने वाली बात होगी। उससे पहले आज चर्चा करेंगे बजट से कितनी उम्मीद है। Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing No, again and she again. could hardly speak for him. विदेश की चिंगारी नहीं पड़ी, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही। बजट जब भी आता है तो हर एक देशवासी की नजर बजट को लेकर होती है कि हमारे लिए इस बजट में क्या खास होगा। कोई चाहता है, कोई वर्ग चाहता है कि टैक्स स्लैब में कमी हो, कोई वर्ग चाहता है कि गैस सिलेंडर के दामों को लेकर कुछ घोषणा हो या खाद्यान्न सामग्री को लेकर कुछ घोषणा हो, कोई वर्ग चाहता है, जैसे मिडिल क्लास वर्ग चाहता है कि जो सामान होते हैं उनमें रेट्स की कटौती होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कितना खर्च करे, हेल्थ सेक्टर पर सरकार कितना खर्च करे। बहुत सारे सेक्टर्स हैं और इसी को लेकर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। राजकुमार मीणा जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए, प्रोफेसर एनडी माथुर जुड़े हैं जो वीसी हैं वीजीयू के और इकोनॉमिस्ट भी हैं, और साक्षी आहूजा हमारे साथ जुड़ी हैं जो एक गृहिणी भी हैं और एक बिजनेस विमेन भी हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं एनडी माथुर जी का ही रुख करूंगी। सर, जब बजट आता है तो हर एक तबके की नजर रहती है और सब यही उम्मीदें करते हैं कि इस बजट में जरूर हमारे लिए कुछ खास होगा। अब इस बजट को आप किस तरीके से देख रहे हैं? किस तरह का इस बार का बजट मोदी सरकार का हो सकता है? देखिए, बजट में सभी स्टेक होल्डर्स अपना अपना हिस्सा ढूंढते हैं और बजट एक संतुलन की एक्सरसाइज है कि वित्त मंत्री जो होता है या होती हैं वो उस संतुलन की एक्सरसाइज को, एलोकेशन की एक्सरसाइज को, एक्सपेंडिचर की एलोकेशन की एक्सरसाइज को करती हैं। इस समय मैं एक अर्थशास्त्री हूँ, उस हिसाब से आपको बताऊंगा कि वातावरण बड़ा अनिश्चितता सा है। वैश्विक बाजार बड़ा अनिश्चित वातावरण का है। इधर जियो पॉलिटिक्स को आप देखें तो वो बड़ी अनिश्चित है, उसमें रिस्क भी बहुत है। चाइना द्वारा जो ओवर सप्लाई की जा रही है, डंपिंग की जा रही है, सस्ते दामों पर की जा रही है, उससे बड़ी जो है इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रहा है हमारे यहाँ। देन थोड़ा सा सरकार ने जो अभी रेट कट को बचा लिया, लिक्विडिटी बाजार में 1.5 लाख करोड़ की आरबीआई ने डाली है, अदरवाइज इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन और तेज होता। देन बारोइंग जो है वो बहुत महंगी है इस समय। कंजम्पशन जो है वो जो रिच है उनका बहुत कम हो गया है और जो पुअर है उनका कंजम्पशन ज्यादा है, लेकिन उनके पास इनकम नहीं है। जिनके पास इनकम है वो कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं जी। तो ऐसी आर्थिक वातावरण में बजट का आना सबकी प्रत्याशाएं बढ़ाता है जी। जो मिडिल क्लास है वो सोचता है कि मेरे लिए कुछ इनकम बढ़ेगी इसमें, जो बेरोजगार है वो सोचता है कुछ रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, जो योजनाएं चल रही हैं, जो लॉन्च की हुई हैं, उन योजनाओं से जिस तबके को फायदा होना है वो तबका सोचता है कि मेरे पास जो है वो डायरेक्ट जो है ट्रांसफर क्या आएगा, या हेल्थ सेक्टर सोचता है हेल्थ सेक्टर में क्या इन्वेस्ट। इस समय एक कमी है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है। वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पब्लिक सेक्टर का जो है जिसकी वजह से डिमांड बूस्टअप हुई है, लेकिन प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत कम है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा बढ़ गया है। तो इससे ये हो रहा है कि कुल मिला के सोच अब ये है कि रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर प्राइवेट सेक्टर का बढ़ना चाहिए। माथुर जी, आपने बीते कई बजट देखे हैं, कई वर्षों से आप देख रहे हैं और हर सरकार का अपना एक प्रायोरिटी होती है कि बजट में वो किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर, जैसे किसी सरकार की, हम राज्य सरकारों के भी बजट देखते हैं, कोई सरकार हेल्थ सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, कोई सरकार एजुकेशन सेक्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, कोई सरकार टैक्स स्लैब में कोशिश करती है कि हम किसी न किसी तरीके से जनता को राहत पहुंचा पाएं। तो अभी फिलहाल के सिनेरियो में आपको इस बार क्या लग रहा है कि मोदी सरकार की प्रायोरिटी पर कौन सा वर्ग रहेगा?
क्या लग रहा है? अभी देखिए दिल्ली में इलेक्शंस भी हैं और बहुत सारे और भी अदर पॉलिटिकल कारण होते हैं, तो आपको क्या लगता है किस वर्ग पर फोकस रहेगा? पर हमेशा कोशिश की जाती है किसानों को और गरीबों को रखने की और बेरोजगारों को रखने की, लेकिन वास्तविकता में ऐसा हो नहीं पाता है कि उनका भला हो पाए। और उसके कई कारण है, क्योंकि जो इम्प्लीमेंट हम पॉलिसीज को करते हैं वो इम्प्लीमेंट करने वाले डिफरेंट वर्ग के हैं और जिन पर इम्प्लीमेंट की जानी है वो डिफरेंट वर्ग के हैं। तो नीति तो हमेशा अच्छी बनती है गरीबों के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, लेकिन उन तक उनका हिस्सा पहुंच नहीं पाता है। ये जो एलोकेशन होता है वो इतनी मात्रा में नहीं हो पाता जितना उनको आवश्यक है, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जी 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 बिल्कुल, योजनाएं बहुत अच्छी होती हैं, आप सही कह रहे हैं, स्ट्रैटेजी सरकार की बहुत अच्छी होती है, लेकिन जो वंचित वर्ग होता है हर एक व्यक्ति तक पहुंचे सरकार की योजना का फायदा, ये चर्चा तो हम हर दिन करते हैं, वो उस तरीके से पहुंच नहीं पाता। बहरहाल और भी मेहमान हमारे साथ हैं, साक्षी आहूजा जी भी जुड़ी हुई हैं, परिवृत शर्मा जी भी जुड़ने थे लेकिन अभी तक शायद जुड़े नहीं। राजकुमार मीणा जी का मैं रुक कर लेती हूँ। राजकुमार जी, बेशक आप लोग विपक्ष में हैं, बहुत ज्यादा उम्मीदों वाला बजट आप इसे नहीं कहेंगे, इसलिए मैं ये सवाल आपसे कर भी नहीं रही, लेकिन आपकी पार्टी की क्या आकांक्षाएं हैं, किस तरह का बजट सरकार को पेश करना चाहिए? जी, होता क्या है कि जब बजट आते थे तो इस देश की जनता के हर वर्ग, चाहे वो युवा वर्ग हो, चाहे मिडिल क्लास वर्ग हो या लोअर वर्ग हो या उद्योगपतियों, हम समस्त प्रकार का जो पूरा एक आवरण और ढांचा बना, सबको उम्मीद रहती थी कि हमें किसी न किसी प्रकार का कुछ मिलेगा। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस प्रकार से बीजेपी के बजट बन रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज को केंद्रित करके बन रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ मुख्य बिजनेसमैनों को। आप देखिए कि आर्थिक मंदी हमारे देश में अभी इस कदर से है, ये तो ठीक है कि बता नहीं रहे हैं, सामने आ नहीं रही है, लेकिन जो वास्तविकता में बाजार के अंदर जो व्यापारी बैठा है, जिसको हम मिडिल क्लास व्यापारी कह सकते हैं, जिसके हाई फाई शोरूम्स नहीं होते, जिनका रोजगार उनसे चलता, आप उनसे बात कीजिएगा, आप देखिए नौकरियां नहीं है देश के अंदर। युवा अगर अपेक्षा रखता है तो वो अपेक्षा रखेगा कि मुझे नौकरी चाहिए। हम किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों को कम से कम उनके फसलों के उचित दाम तो मिले। हर बार बजट आता है, हर बार बड़ी बड़ी लाखों अरबों करोड़ों रुपए की घोषणाएं कर दी जाती है, ठीक है, कथनी और करनी में फर्क होता है। लेकिन आप देखिए अगर वो वास्तविकता में धरातल पे उतरती तो क्या देश का किसान सड़कों पे होता? आंदोलन कर मतलब आप कह रहे हैं कि ये बजट हो तो किसानों को लेकर इसमें अच्छी घोषणाएं हो, किसानों के लिए अच्छा आवंटन सरकार करे, और इसी के साथ ही आप कह रहे हैं कि जो रोजगार है उसे लेकर कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ चुके हैं। परिवृत जी, आपने सुना यहाँ पर जो पैनलिस्ट में गेस्ट हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि आपके बजट में कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जाती है, ऐसा कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, जबकि आपको किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं करनी चाहिए, आपको रोजगार को लेकर बड़ी घोषणा करनी चाहिए। तो क्या हम उम्मीद करें कि नौकरियों को लेकर कुछ बड़ी घोषणा हो सकती है इस बार? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी सोच के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने बोला कि हमारा सेक्टर क्या, हम कितने लोगों की जाति है। कांग्रेस ने हमेशा जातिवाद किया, हमारी जाति है 4, गरीब, किसान, महिला और युवा, और इन चारों वर्गों को ध्यान में रखते हुए हम ऐसा बजट और ऐसी योजनाएं लाते हैं तो इन चारों को फायदा हो। और हमारे पार्टी का जो एक लक्ष्य है और एक विचारधारा है पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय की, अंतिम व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे, अंत्योदय। तो हम उस भावना के आधार पर राष्ट्र सर्वोपरि रखते हुए भाव को और इस तरीके की योजना बनाते हैं और उसी तरीके का बजट लेकर के आते हैं जिससे कि सभी को फायदा मिले। तो हम कोई सेक्टर वाइज ऐसा नहीं करते, हमारे लिए 4 ही जाति है और 4 ही वर्ग है, और उनको देखते हुए ये बजट सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी बजट होगा, ठीक है, जो कि हमेशा से होता है। 10 साल में इतना बजट आया तो आपने देखा होगा एक लॉन्ग टर्म विकास की अवधारणा रखी है। 2047 में विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है उस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ऐसी नीतियां ही लेकर के आएंगे। और जो अभी रही बात ये बोले कि भी फायदा नहीं मिलता, तो डीबीटी के माध्यम से कितनी योजनाएं हैं जिनके लाभार्थियों की संख्या सामने आ रही है, ठीक है, कि लाभार्थी सीधे सीधे फायदा प्राप्त कर रहे हैं हमारी योजनाओं जी। मैं यहाँ पर कुछ सेक्टर्स का जिक्र करना चाहूंगी। जैसे हमारा देश बीते कुछ वर्षों में बेरोजगारी के मामले में स्थिति खराब रही है, इसके अलावा और भी कई ऐसे सेक्टर्स हैं युवाओं से संबंधित जिन पर सरकार को जेन्युइनली काम करना चाहिए। अब स्किल डेवलपमेंट की और जो नए स्टार्टअप्स खुल रहे हैं उनके लिए मानेंगे कि आपने एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश की, लेकिन रोजगार, सरकारी नौकरियां जिनके लिए बहुत सारे युवा आशावादी रहते हैं,
क्या कोई बड़ी घोषणा मोदी सरकार इसे लेकर करेगी? और दूसरी बात, रेलवेज को लेकर, हेल्थ सेक्टर को लेकर, एजुकेशन को लेकर, इन तमाम सेक्टर्स की मैं बात करूं तो प्रमुख सेक्टर्स कौन से रहेंगे, किस तरह का रहेगा, क्या चर्चा चल रही है पार्टी में आपकी? देखिए, मेडिकल की जहां तक बात है, कोरोना के अंदर हमारा बेस्ट मैनेजमेंट देखने को मिला और स्वास्थ्य के अंदर पहले की सरकारों में बजट 1.5% से ऊपर कभी नहीं होता था और हमारी सरकार में अब 3% से ऊपर की जगह मिल गई, जो कि विकसित देशों में होता है। तो हमारे यहाँ मेडिकल को बहुत प्रायोरिटी दी गई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये सबको हम पूरी प्रायोरिटी के साथ, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको तो प्रायोरिटी दे ही रहे हैं। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। कैपेक्स इंफ्रास्ट्रक्चर का कितना हुआ? 11 लाख करोड़ का पिछली बार हुआ। अभी भी ये बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के ना तो रोजगार डेवलप हो सकते और सरकारी नौकरियां सभी को नहीं मिल सकती। हम सब जानते हैं, इतना बड़ा देश, 140 करोड़ लोग हैं, लेकिन युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनाना, उनके पुरुषार्थ को जगाना और उनको ये सही दिशा में गति देना है कि भाई आप सब कुछ कर सकते हैं, आप नौकरी देने वाले भी बनो, खाली नौकरी लेने वाले नहीं। तो वो एक भाव युवाओं में जागृत हुआ। मतलब इस बार भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह का बजट ही रहेगा जिस तरह का आपका हमेशा से रहा है। तवज्जो जो बिजनेस करना चाहते हैं उन युवाओं को मोटिवेट करने की रहती है। तो सरकारी जो नौकरियां हैं उनको लेकर हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी घोषणा ना हो, इसके कंपैरिजन में जो दूसरे सेक्टर्स हैं उन पर फोकस किया जा सकता है। बहरहाल सबसे महत्वपूर्ण बात जो बजट से संबंधित वो महंगाई की होती है और महंगाई की सबसे ज्यादा चिंता गृहिणियों को होती है। साक्षी जी, एक महिला होने के नाते आपकी क्या उम्मीदें रहेंगी? सबसे पहले तो आप चाहोगे कि जो खाने पीने का सामान है वो सस्ता हो, जो घर में रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला सामान है वो सस्ता होना चाहिए। मिडिल क्लास और गरीब वर्ग को देखकर, दोनों वर्गों को देखकर बजट बनाए सरकार, क्या कहना चाहेंगे? ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम आज भी ना वो घिसे पिटे टैक्स स्लैब भी फॉलो कर रहे हैं। नंदिनी जी, होता क्या है, अभी भी इंडिविजुअल के लिए अगर देखा जाए, महिलाओं की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। महिलाओं के लिए टैक्स रिडक्शन अलग से होना चाहिए, टैक्स स्लैब अलग से आने चाहिए, जहाँ पे उनको फ्रीडम मिले कि वो अपना पेश कर सके कुछ उसमें। लेकिन इसके अंदर दिक्कत ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और टैक्स स्लैब वही है। 10-15 साल से हम वही 2.5 लाख की, वो जो 2.5 लाख का स्लैब है उसके लिए इंडिविजुअल्स के लिए 15 लाख का फॉलो कर रहे हैं। तो वो चीज़ तो बिल्कुल होनी ही नहीं चाहिए। जितना उसमें हम लोगों को रिबेट मिलेगा महिलाओं को, उतना वो आगे बढ़ पाएंगी। इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है और चीजें हम कर नहीं पा रहे बजट के अंदर, तो लोन की सुविधाएं या स्टार्टअप की सुविधाएं ये तो है ही नहीं। कोविड के बाद में हुआ क्या है, सिचुएशन ऐसी हुई है कि बहुत सारी महिलाएं काम काज में आई है, तो टैक्स हॉलिडे जैसे एक सिस्टम होना चाहिए कि महिलाएं अपना स्टार्टअप शुरू करें, 5 साल तक उनको टैक्स ना देना पड़े, ताकि अपना वो बिजनेस पे फोकस कर मतलब आप चाहते हैं कि लोन संबंधित जो विषय होते हैं, एक तरीके का महिलाओं को इसमें रिजर्वेशन मिले, इस तरह की बात आप चाहती हैं? आते हैं, जैसे एक लाडली बहन योजना सरकार ने शुरू की थी, जिसकी काफी सराहना हुई थी। मगर आज भी हम मुद्रा लोन की अगर बात करें, जो ये मिला है, लेकिन उसके अंदर वो प्रोसेस इतना टेक्निकल है कि एक महिला आम तरह से डॉक्यूमेंटेशन उसमें मिल जाएगी। सिंगल मदर के लिए वो चीज है ही नहीं। चलिए, प्रोफेसर एन डी माथुर सर, टैक्स स्लैब का बार बार जिक्र हो रहा है और टैक्स स्लैब, आप किसी भी हम नौकरी पेशा व्यक्ति से बात करते हैं तो उसकी आशा यही रहती है कि सरकार टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट दे दे, सरकार टैक्स स्लैब में थोड़ी सी छूट दे दे, लेकिन ज्यादातर निराशा हाथ लगती है, कई बार अच्छी घोषणाएं हो भी जाती हैं। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या इस बार सरकार की सिचुएशन आपको लग रही है कि टैक्स स्लैब में कोई छूट दे पाएंगे? मुझे नहीं लगता टैक्स स्लैब्स में कोई बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ जो टैक्स सिस्टम है वो प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है। एक सीमा तक 30 लाख रुपए तक की सीमा तक, उसके बाद जाकर के रिग्रेसिव होता है थोड़ा, क्योंकि 30 लाख वाले को 30 करोड़ वाले के लिए भी टैक्स रेट एक ही है। तो शुरू में प्रोग्रेसिव है, फिर रिग्रेसिव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो डायरेक्ट टैक्स रेट्स है उनमें कोई परिवर्तन होने की संभावना है। जीएसटी के कुछ स्लैब्स में परिवर्तन हो सकता है, जीएसटी के आइटम्स में कुछ परिवर्तन हो सकता है, कुछ आइटम्स 28% में जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें जो बहुत ज्यादा जरूरी है इस समय वो है कि हमें भी इस तरह से सोचना चाहिए, जिस तरह से एक AI वॉर चल रही है अमेरिका और चाइना के बीच में, हमें भी इस वॉर में कूदना चाहिए और चीपर जो है डीप सीक जो है वो चिप्स बनाने के इसमें कूद जाना चाहिए। और दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज्यादा फोकस देना चाहिए, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़ा सकें और नवीन परिवर्तन AI के माध्यम से इनोवेशन हम भी कर सकें, जिससे तेजी से विकास हो। क्योंकि उससे GDP बहुत कम होती चली जा रही है, हमारी ग्रोथ डिक्लाइन होती चली जा रही है। जो आशा थी GDP बढ़ने की, ग्रोथ की, वो उतनी आशा पर हम खरे नहीं उतर पाए इस बार। तो प्रयास हमको इस दिशा में करने चाहिए कि हमारी इनकम बढ़े, हमारी GDP बढ़े
सर, आप इनकम बढ़ाने की यहाँ बात करें कि सरकार पर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है तो बजट में सरकार बहुत कुछ दे नहीं पाती और बजट की पोजीशन में सरकार है, आप कह रहे हैं। मैं आपसे यहाँ पर फ्रीबीज का जिक्र जरूर करना चाहूंगी कि कई बार यहाँ पर इलेक्शंस की वजह से बेशक कल बजट आने वाला है लेकिन दिल्ली इलेक्शन को आप देख ही रहे हैं, हर तरफ फ्रीबीज की बड़ी चर्चा है। तो ये जो मुफ्त में राशन की बात हो गई या फिर मुफ्त में और भी कई योजनाएं हैं, मुफ्त इलाज तो चलिए मैं मानूंगी कि बहुत जरूरी होता है गरीब तबके के लिए, पॉलिसीज मिलनी चाहिए, लेकिन और भी कई फ्रीबीज की बात हो रही है, मुफ्त पेंशन युवाओं को देने की बात हो रही है। तो इन फ्रीबीज का कितना असर पड़ता है सर देखिए, हमें देश के डेवलपमेंट पर? फ्रीबीज और सब्सिडीज में थोड़ा डिफरेंशिएशन करना चाहिए। ठीक है। कुछ सब्सिडी ऐसी होती है जो प्रोडक्टिव होती है, वो एनकरेज करती है प्रोडक्शन को, उससे इनकम भी बढ़ती है, वो भी फ्रीबीज ही है चाहे, एंड दे आर टारगेटेड, दे आर टाइमली और टाइम के साथ टर्मिनेट भी हो जाती है जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है। ठीक है। लेकिन जो हम बिजली फ्री देना शुरू कर दें, पानी देना शुरू कर दें और हम फ्रीबीज बांटने लगे और इस तरह से जो है रूरल सेक्टर में जाकर के या गरीबों को जाकर के इलेक्शन के टाइम में फ्रीबीज देने लगे, ये जो है वो प्रोडक्टिव नहीं है और ये उनमें काम की आदत को और खत्म कर देगी, प्रोडक्टिविटी को और हैम्पर करेगी। सो डेवलपमेंटल फ्रीबीज आर गुड, सब्सिडीज आर गुड which increases productivity, but ये जो पैसा बांटने वाली फ्रीबीज है, they should be, और इसका लोड भी पड़ता है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर, जिसकी वजह से कई विकास के काम भी प्रभावित होते हैं। ईमानदार टैक्स पेयर है वो सोचता है कि मैंने टैक्स दिया है और इनको बिजली फ्री मिल रही है, और जिसने टैक्स नहीं दिया है मतलब फ्रीबीज का बेनिफिट इनको जा रहा है, तो टैक्स पेयर है ही नहीं। जी जी, ठीक है। राजकुमार जी, मैंने जब आपसे पहले सवाल किया बजट को लेकर कांग्रेस की आशाएं क्या, तो आपने बोला कि किसानों की बात होनी चाहिए, किसान इतना विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं किसानों की उम्मीदों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही। आप कह रहे हैं कि किसानों को लेकर इस बार कोई बड़ी घोषणा होनी चाहिए। आपने रोजगार की बात करी, हालांकि बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी सरकार की प्रायोरिटी ये रहती है कि जो लोग रोजगार देने वाले हैं उनको हम मोटिवेट करें, और सरकारी नौकरियों का उन्होंने बहुत ज्यादा जिक्र करा नहीं। इसके अलावा और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए सरकार से? आप एक युवा भी हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, और क्या उम्मीदें रखनी चाहिए? किस तरह का बजट हो, ऐसा बजट, देश के विकास वाला बजट, देश हर एक सेक्टर में विकसित हो पाए, इस तरह का बजट? देखिए, हम किसी अगर एक वर्ग की बात करें कि आप किसी एक वर्ग, चाहे वो कि कोई सा भी ले सकते हैं, हम उसको अगर पूरा बजट दे दे या उसी के बारे में सोचे तो देश विकास कर जाएगा, वो संभव नहीं है। चाहे उसको शिक्षा में ले लो, चाहे एक स्वास्थ्य में ले लो, चाहे बेरोजगारी में ले लो, चाहे आप युवाओं को सरकारी नौकरी देने में ले लो, या एक तरह से नए उद्योग स्थापित करने में ले लो, या किसानों को भी ले लो। अगर आपको बजट बनाना है तो जितने भी वर्ग है सबको आपको बराबरी से उनको आगे बढ़ाने का काम करना होगा। लेकिन वास्तविकता में होता क्या है कि जब बजट की घोषणाएं होती है तो पब्लिक को कुछ करने के लिए एक आशा होती ना, कि कभी किसी को कुछ मिला नहीं होता, वो सोचता है चलो इस बजट में नहीं मिला तो अगले में मुझे कुछ बेहतर मिलेगा। घोषणाएं अच्छी हो जाती है लेकिन वो धरातल पे पहुंच ही नहीं पाती। तो ऐसी घोषणाओं का, ऐसे बजट का भी क्या लाभ? आप देखिए कि 40% बेरोजगारी दर इस देश में है, जिसमें से 30% तो जिसने बीए कर रखा है, स्नातक वर्ग है। आप देखिए कितना बड़ा एक तबका पढ़ लिख के स्नातक करने में जब विद्यार्थी बच्चा पढ़ता है, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, वो गवर्नमेंट सर्वेंट का हो या किसान का हो, वहां तक उसका खर्चा भी होता है। लेकिन तो उसके बाद अगर वो बेरोजगार बैठा रहे, हर एक वही बात है कि हर एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सरकार हर एक व्यक्ति को नौकरी नहीं दे सकती। ये बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा और कहीं ना कहीं कुछ हद तक सही भी कहा कि एक लिमिट तक ही सरकारी नौकरियां मिल सकती हैं। बाकी ये माहौल क्रिएट करना सरकार का काम है कि लोगों को लोन इजीली मिले, लोगों को इंटरेस्ट कम देना पड़े, जिसकी वजह से बिजनेस करने की हिम्मत लोग जुटा पाए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात करते हैं तो वो माहौल और बेहतर करने की जरूरत है। अवसर तो पैदा कर सकती है नंदिनी जी, इसमें आपके अवसर तो पैदा कर सकती है सरकार। जी बिल्कुल, परिवृत जी, माहौल और अवसर आप पैदा कर सकते हैं। युवाओं के लिए आपको सोचना चाहिए क्योंकि बेरोजगारी दर लगातार वक्त के साथ बढ़ रहा है और ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना है उसको 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख किया था हमने, उसका कितना बड़ा फायदा मिल रहा है उसका आप डेटा तो उठाकर देखिए। बैंकों का कितना बड़ा लोन उसमें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, युवाओं को कितना संबल मिला है, कितने लोग स्वरोजगार की तरफ चले। आज ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर कितना बड़ा मार्केट हुआ है, 1 लाख करोड़ से ऊपर का बिजनेस ऑनलाइन मार्केटिंग में आज के युवा कर रहे हैं, जो 20-20, 22 साल के ग्रेजुएशन करके काम कर रहे हैं। तो लोगों को उद्यमी बनाना, उनका पुरुषार्थ जागृत करना और लोगों को वो रोजगार देने के लायक बने, उनको संबल, उनका मनोबल बढ़ाना, वो काम प्रधानमंत्री जी ने किया है।
कौन देता था पहले कोलेटरल फ्री लोन? 5 करोड़ तक का एसएमई लोन कोलेटरल फ्री कर दिया। आप भरने की कोई सर, क्या लिमिट नहीं है धरातल देश पर के अंदर। इतनी आसानी से लोन मिल रहा है या धरातल पर इतनी आसानी से काम हो रहा है योजनाओं का, उसके लिए आप श्योर हैं? के रूल्स भी बनाए गए, 20% एसएमई यूनिट से लिए जाएंगे, तो एसएमई के ऊपर पूरा का पूरा फोकस है। एसएमई में जितना काम किया है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने, वो पहले कभी नहीं हुआ। आज देखिए आप कितनी स्कीम है एसएमई की। कोलेटरल फ्री लोन कभी सोचा था 5 करोड़ रुपए मिल जाएगा? किसी ने नहीं सोचा। कांग्रेस सरकार में कभी सपने में भी नहीं आया कि 5 करोड़ रुपए का लोन किसी को कोलेटरल फ्री मिल सकता है क्या? तो आपको डेवलप करना है, करके दिखाना है, और फाइनेंशियल डेटा आपके जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे। विश्वकर्मा योजना, हर वर्ग के लिए हम योजना लेके आए। रेडी पटरी तक वालों के लिए योजना लेके आए। कभी सोचा रेडी पटरी वाले ने कि मेरे को 10,000 का लोन बैंक से मिल जाएगा? तो कितना ट्रांसपेरेंट, ईज ऑफ डूइंग, मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस के साथ। परिव्रत जी, आप बहुत सारी ऐसी योजनाएं गिनवा रहे हैं मुझे, चाहे मुद्रा लोन योजना हो या फिर और अन्य योजनाएं हो जिनसे लोगों को, गरीबों को फायदा मिले, लेकिन महंगाई दर की आपको बात करनी चाहिए। आप कह रहे हैं हम गरीबों को फ्री में लोन दे रहे हैं, हम उनसे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, लेकिन वो गरीब जो महंगाई दर से परेशान है, अनाज इतना महंगा हो रहा है, आप मिडिल क्लास वर्ग जो सामान इस्तेमाल करता है या फिर जो टैक्स पेयर है उसे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या हम हर जगह पूरक हो पा रहे हैं? जितनी तारीफ हम उतनी कर रहे हैं अपनी, क्या हम उस तारीफ के काबिल हैं? ये भी सोचने का विषय है। 9% के ऊपर ही बात कर रहे हैं, तो आप देखिए हमारा कितना बड़ा, हाँ, ये हमारी हिंदुस्तान की जो जनता, जनार्दन देवतुल्य जनता, ये एक बहुत बड़ा सोर्स है, और हम इसको पॉजिटिव मान करके चल रहे हैं कि ये हमारी कैपिटल है, और इस कैपिटल के बूते ही यहाँ का युवा सब कुछ करने में सक्षम और करेगा। 2045 की गाथा, विकास की, पूर्ण विकास की गाथा यहाँ का युवा ही लिखेगा, और वो एंटरप्रेन्योर बनकर लिखेगा। स्किल डेवलपमेंट उसके अंदर बहुत बड़ा योगदान दे रहा है। स्किल डेवलपमेंट ठीक है, मैं आप युवाओं की बात कर रहे हैं, सरकार की जो एनडी माथुर जी का एक रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। सर, आपने बार बार बीजेपी के प्रवक्ता को सुना, और वो एक बात जो अपने शब्दों में कहूं तो शायद वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी में क्या रखा है, आप नौकरी देने वाले बनो। लेकिन क्या नौकरी देने वाला बनना इतना आसान है? क्या इतना आसान है कि एक युवा, एक मिडिल क्लास, एक गरीब घर का लड़का आसानी से लोन ले ले और हिम्मत कर जाए, चलिए मैं तो आज एक स्टार्टअप शुरू कर देता हूं? और कितने स्टार्टअप्स खुलते हैं सर, कितने बंद हो जाते हैं? कितने, कुछ चुनिंदा स्टार्टअप सक्सेसफुल हो रहे हैं, हम मानेंगे पहले से बेहतर है पोजीशन हमारी स्टार्टअप्स में, लेकिन इतना आसान नहीं होता सर जितना ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। क्या कहेंगे? देखिए शर्मा साहब, नौकरियां तो इतनी नहीं दी जा सकती, मैं आपकी बात से जो है वो वाकफियत रखता हूं, बट गवर्नमेंट इज ए मॉडल एम्प्लॉयर और पब्लिक सेक्टर इज ए मॉडल एम्प्लॉयर। तो उसमें जो नौकरियां, जो खाली पद पड़े उनका सृजन तो कर सकते हैं। इतने खाली पद क्यों पड़े, उनका सृजन क्यों नहीं हो रहा है? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चलिए आपने मुद्रा योजना ला दी और मुद्रा योजना में सुविधाएं दे दी, लेकिन आखिर अवसर अगर उसके पास होंगे तो अपने आप कमा के खा जाएगा। ट्रेनिंग उसके पास होगी, स्किल होगी। आज हमारे पास यूथ इतना है, पढ़ा लिखा यूथ, वो क्यों नहीं इन योजनाओं का फायदा उठा पा रहा है? अगर इतनी योजनाएं हैं, इतने अवसर है तो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनमें झोल है, कहीं ना कहीं उनमें परेशानी है, कहीं ना कहीं उनमें बैरियर्स हैं, जिसकी वजह से वो आइडिएशन नहीं कर पाता, स्टार्टअप में आगे नहीं बढ़ पाता, या स्टार्टअप खोल के मार्केटिंग नहीं कर पाता। उन बैरियर्स को दूर करने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है। साक्षी जी, अब एक बार फाइनल रिएक्शन आपका ले लेते हैं। मैंने यहाँ पर बार बार महंगाई की बात करी, क्योंकि इन्फ्लेशन दर लगातार एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बनी हुई है, और जो टैक्स पेयर्स हैं वो इतना टैक्स देते हैं और उसके बाद भी महंगाई की मार भी वो झेल रहे हैं। एक नौकरी पेशा इंसान जो मुख्य तौर पर प्राइवेट जॉब्स के अंदर है, उनके ऊपर इस समय बहुत प्रेशर है। तो इस पूरे सिनेरियो को देखते हुए क्या सजेशन आप देना चाहेंगे? जी, मेरे हिसाब से लास्ट सजेशन यही होना चाहिए कि हम अपने टैक्स स्लैब को चेंज करें, ताकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कैपेसिटी स्पेंडिंग, क्योंकि इंडिया के साथ क्या, हमारे साथ क्या हो रहा है कि हमारा ग्रोथ रेट बिल्कुल भी जो है ना वो कम हो रहा है ग्रोथ रेट। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास सेगमेंट, ज़्यादातर देखा जाए मैक्सिमम तबका जो मिडिल क्लास सेगमेंट है उनकी स्पेंडिंग पावर है ही नहीं, कंजम्पशन है ही नहीं। जैसे एनडी माथुर सर ने पहले भी ये चीज सजेस्ट की थी, कंजम्पशन जब तक बढ़ाने का क्या सोर्स होगा, जब वो उनके पास पैसा होगा। और पैसा कब होगा? कि उनकी आमदनी इन्फ्लेशन में ना जाके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए, कुछ मेजर्स लिए जाएं ताकि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो। जो बेसिक रोटी, अनाज, दाल, चावल खाने का, वो सब चीज़ों पे कंट्रोल हो, जिसमें
जो आप नॉवल मतलब खर्च करने के लिए भी एनडी माथुर जी सर, ये कहा जा सकता है कि खर्च करने के लिए भी सरकार थोड़ा सा मोटिवेट करे, और मोटिवेशन तभी आएगी जब कुछ अच्छी डिसीजन मेकिंग होगी, तभी खर्च करना हर कोई चाहता है अगर उनके पास कोई प्रेशर ना हो। गरीब आदमी अपनी आय का 90% 95% खर्च करता है, जो रिच है जिसके पास पैसा है वो अपनी आय का 20% खर्च करता है, तो आय उसकी बढ़े जो खर्च ज्यादा करता है। बिल्कुल, तो इकोनॉमी जो है उसको संभाल। चलिए शुक्रिया, आप सब हमारे साथ जुड़े और अपने अपनी राय बजट को लेकर आपने रखी। तो कल के बजट को लेकर सकारात्मक रहें, हम तो यही कहेंगे कि बजट बेहतर होगा। जरूर आपकी भी चर्चा होगी, हर एक वर्ग को सरकार छुएगी और आपके लिए कोई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। सभी की नजर टिकी हुई है कल पर। इसी के साथ पोल बेधड़क में इतना ही। नमस्कार।